इस ई व्याख्यान को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज इस ई व्याख्यान में हम व्यापार चक्र के अवधारणा के अंतर्गत व्यापार चक्रों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और व्यापार चक्र से संबंधित अन्य ई लेक्चर या ई वीडियो इसके बाद इसके अन्य पार्ट में अपलोड किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। आज हम इस ई व्याख्यान में बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल, जिसे हम व्यापार चक्र या व्यवसाय चक्र कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है ये, इनकी क्या परिभाषाएं हो सकती है या इनके प्रकार क्या है। बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल पूंजीवादी व्यवस्था के अंग माने जाते हैं और इनका संबंध अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव से होता है। मंदी और तेजी, बूम्स और डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, ये इसके मुख्य तत्व होते हैं। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो समग्र रोजगार, आय, उत्पादन और कीमत स्तर में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो लंबे समय के लिए उतार चढ़ाव आते हैं, यही ट्रेड साइकिल्स या व्यापार चक्र के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जिसका हमने पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा भी है, कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की एक मान्यता थी और बहुत दृढ़ विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में सदैव दीर्घ काल में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है और कभी कभार यदि अल्प उतार चढ़ाव आते हैं या जो रोजगार में कमी आती है या उत्पादन में कमी आती है, तो वो केवल अल्पकालीन हो सकती है। ये उच्चावचन अल्पकालीन होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में स्वतः ही पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है और संतुलन की स्थिति आ जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऐसे अनेक फेनामेना उपलब्ध रहते हैं। इसलिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ावों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। यद्यपि 1817 में प्रतिष्ठित विचारधारा के स्तंभ कहे जाने वाले डेविड रिकार्डो ने व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में जे.एस. मिल ने 1848 में व्यापार चक्रों के संकट के बारे में भी इंगित किया था, लेकिन यहाँ तक कोई क्रमबद्ध विश्लेषण या क्रमबद्ध अध्ययन नहीं था। इसके बाद में जगलर ने 1860 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक में डेस क्राइसिस कॉमर्शियल्स में व्यापार चक्रों को 3 चरणों में विभाजित किया। और ये जगलर दरअसल फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, इसलिए जो इनकी पुस्तक का नाम मैंने डेस क्राइसिस कॉमर्शियल्स का है, यह पुस्तक जो है यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, इसलिए इसका नाम है। और उन्होंने 1860 में इस पुस्तक में व्यापार चक्रों के बारे में पहली बार क्रमबद्ध विश्लेषण किया। और उसके बाद तो व्यापार चक्रों पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें शुम्पीटर, कार्लडोर, हिक्स, सैमुअलसन, हेरड, ड्यूजनबरी और इवन कीन्स और हेबरलर का नाम भी लिया जा सकता है, जिन्होंने व्यापार चक्रों के बारे में विस्तार से बताया और क्या है, इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में भी अपने सुझाव दिए। यदि हम यूँ देखें कि आखिरकार व्यापार चक्र है क्या, तो उनकी परिभाषाओं के ऊपर जब जाएं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः सामान्यतया साम्यावस्था की स्थिति अधिक समय तक नहीं रहती है और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव ही व्यापार चक्र कहलाते हैं। ये उतार चढ़ाव समयानुसार चलते रहते हैं और अर्थव्यवस्था में मंदी और समृद्धि की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। व्यापार चक्र को स्पष्ट करने के लिए अनेक अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं भी दी जा सकती है, जिनमें मुख्य रूप से हेबरलर, हैंसन, बेनहम, मिशेल, किन्स आदि का नाम लिया जा सकता है। और जगलर ने भी व्यापार चक्रों को अपने तरीके से प्रस्तुत किया था, परिभाषित किया था। हेबरलर की एक जो परिभाषा है, बहुत ही सरल परिभाषा है, जिसको सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा। हेबरलर कहते हैं कि सामान्य शब्दों में व्यापार चक्रों को
समृद्धि और मंदी के अच्छे या बुरे व्यापार कालों के क्रमांतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वो अपने शब्दों में इस तरह से लिखते हैं, द बिजनेस साइकिल इन द जनरल सेंस मे बी डिफाइंड एज एन अल्टरनेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड्स। इसी तरह से कीन्स ने अपनी व्यापार चक्रों से संबंधित जो परिभाषा है वो ट्रीटाइज ऑफ मनी में दी थी। वो इस तरह से है, ए ट्रेड साइकिल इज कंपोज ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, अल्टरिंग विथ पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। ये कीन्स का कहना था, जिसे हम हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं, व्यापार चक्र का निर्माण ऐसी अवधियों से होता है जिसमें पहले अच्छे व्यापार के साथ कीमतों में वृद्धि होती है तथा बेरोजगारी का प्रतिशत नीचा होता है, तथा इसके बाद की अवधि में बुरे व्यापार के साथ कीमतों में गिरावट होती है एवं बेरोजगारी का प्रतिशत ऊंचा होता है। हैंसन अपने शब्दों में कहते हैं, व्यापार चक्र शब्द से तात्पर्य घटनाओं के एक निश्चित क्रम से है जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जब यह चक्र व्यावसायिक क्षेत्र में प्रकट होता है तो इसे व्यापार चक्र का नाम दिया जाता है। बेनहम कहते हैं, व्यापार चक्र वैभव या संपन्नता का वह काल है जिसके पश्चात अवसाद अथवा मंदी का काल आता है। गॉर्डन ने अपनी परिभाषा इस रूप में दी है, व्यापार चक्र समूची आर्थिक प्रक्रिया में विस्तार एवं संकुचन के आवर्ती परिवर्तन में निर्मित होता है और वैकल्पिक परिवर्तन प्रत्येक दिशा में आत्मसार्थक होता है और अर्थव्यवस्था के सभी भागों में छा जाता है। इस प्रकार की परिभाषा गॉर्डन ने दी थी। और एक जो परिभाषा है बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि सबसे अधिक या सर्वाधिक एक्सेप्टेबल है यानी स्वीकार्य है, वह परिभाषा मिशेल द्वारा दी गई है। और मिशेल कहते हैं कि बिजनेस साइकिल्स आर अ टाइप ऑफ फ्लक्चुएशंस फाउंड इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ नेशंस दैट ऑर्गेनाइज their work mainly in business enterprises. A cycle consists of expansions of occurring at about the same time in many economic activities, followed by similarly general recessions, contractions, and revivals, which merge into the expansion phase of the next cycle. This sequence of changes in recurrent but not periodic. The same idea is expressed by एटी। एटी ने भी इसी तरह के कुछ शब्द कहे थे। हम जो मिशेल द्वारा, वेस्ली क्लेयर मिशेल द्वारा जो ये परिभाषा मैंने बताई है या जो वर्णन किया गया है उसके बारे में मैं हिंदी में बताना चाहूँगा। जिन देशों की अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संगठनों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है उनकी कुल आर्थिक गतिविधियों में होने वाले एक विशेष प्रकार के उच्चावचनों को व्यापार चक्र कहते हैं। और ये जो चक्र है वो ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं जो कि रिकरेंट होते हैं, यानी कि क्रमिक होते हैं। जब समृद्धि की दशा आने लगती है तो सबसे पहले मंदी से थोड़ा ऊपर की ओर उठा जाता है, धीरे धीरे, यानी कि पुनरुत्थान की तरफ उठा जाता है। पुनरुत्थान से थोड़ी व्यापार की दशा अच्छी होने लगती है, उसके बाद में प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि आती है और फिर पीक तक पहुंचती है। जब वापस नीचे की ओर जब जाने लगते हैं तो प्रॉस्पेरिटी से थोड़ी सी सुस्ती आने लगती है, फिर सुस्ती से अवसाद आने लग जाता है, जो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के सभी तत्वों को या अर्थव्यवस्था को एक निम्नतम बिंदु, जिसे गर्त का बिंदु कहते हैं, वहाँ तक पहुँचाता है। इस तरह की बात मिशेल कहते हैं। और इस प्रकार से हमने ये जाना कि व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में होने वाले क्रमिक और नियमित और दीर्घकालीन उच्चावचनों के प्रतीक होते हैं।
इस प्रकार जो व्यापार चक्रों में महत्वपूर्ण बात जो आ रही है वो आ रही है उच्चावचनों की। उच्चावचन यानी कि फ्लक्चुएशंस या उतार चढ़ाव या उठापटक। ये उठापटक या उतार चढ़ाव या ये उतार चढ़ाव या उच्चावचन या उठापटक अर्थव्यवस्था में आते हैं, जो कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में यदि हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि ये आकस्मिक हो सकते हैं यानी रैंडम फ्लक्चुएशंस, यानी कि ये उच्चावचन इस प्रकार के होते हैं जिनका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और ना ही इनके संबंध में किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना संभव होती है। ये अचानक प्रकट होने वाले उतार चढ़ाव होते हैं। अर्थव्यवस्था या देश में कुछ अचानक या आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटनाओं के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। ये आकस्मिक परिवर्तन सूखा, अकाल, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के कारण तथा कभी कभी युद्ध अथवा किसी राजनीतिक घटनाक्रम के कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आकस्मिक उच्चावचन कहते हैं। दूसरे रूप के जो आज उच्चावचन होते हैं, उठापटक होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो होते हैं सीजनल फ्लक्चुएशंस यानी कि मौसमी उच्चावचन। आर्थिक जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो मौसमी होती है, जिनके कारण होने वाले उतार चढ़ावों को मौसमी उच्चावचन कहा जाता है। शादी विवाहों, शादी समारोहों, त्योहारों, पर्वों या किसी अन्य सामाजिक गतिविधि के कारण बाजार में मांग विशेष रूप से बढ़ने के कारण मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। या इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऋतुओं के कारण भी कई बार अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव आते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं। कभी कभी मौसम ख़राब होने से कीमतें बढ़ने लग जाती है, सप्लाई कम होने लग जाती है और कीमतें बढ़ने लग जाती है। ठीक इसी तरह से, या उसका भय के कारण से भी बढ़ने लग जाती है। ठीक इसी तरह से जब वर्षा ऋतु में बरसात अच्छी होती है या फिर अच्छी फसल होने की संभावना होती है या हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की बढ़ने की आशंका या पूर्ति के बढ़ने के कारण कीमतों में गिरावट आने लग जाती है। तो ये इस तरह की जो भी उच्चावचन होते हैं या उठापटक या उतार चढ़ाव होते हैं, ये मौसमी उतार चढ़ाव कहलाते हैं। फिर स्थायी या दीर्घकालीन उच्चावचन यानी सेक्युलर और लॉन्ग रन फ्लक्चुएशंस को हम ले सकते हैं। ये इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मौसमी तत्वों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो स्थायी प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के तत्वों में से आर्थिक जीवन में दीर्घकालीन, स्थायी व एक ही दिशा में चलने वाले उतार चढ़ाव गतिमान होते हैं। ऐसे उच्चावचन जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, तकनीकी प्रगति, नवाचार, भूमि सुधार आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। ये दीर्घकाल तक गतिमान रहते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घकालीन या स्थायी उच्चावचन कहते हैं। फिर चक्रीय उच्चावचन भी एक उच्चावचनों का प्रकार है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। चक्रीय का मतलब होता है एक चक्र की तरह चलते रहना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चक्रीय उच्चावचन मुख्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की गतिविधियों में नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से आने वाले उतार चढ़ाव है। वर्तमान में सभी अर्थव्यवस्थाएं इनसे ग्रसित है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक मंदी के बाद सामान्य अवस्था तथा सामान्य अवस्था के पश्चात तेजी, पुनः सामान्य अवस्था तथा मंदी एक निश्चित क्रम है। यह चक्र नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से गतिमान रहता है। इसी को चक्रीय उच्चावचन कहते हैं और व्यापार चक्र को उत्पन्न करने वाले सबसे बड़े घटक के रूप में चक्रीय उच्चावचन को माना जाता है। और स्थायी और जो सेक्युलर या लॉन्ग रन फ्लक्चुएशंस है, उनको व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने के कारण माने जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि 4 प्रकार के जो उच्चावचन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण उच्चावचन हैं। ये व्यापार चक्रों का उत्पन्न करते हैं, लेकिन पहले दो मौसमी और आकस्मिक उच्चावचन हैं, ये व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने के कारण हो तो सकते हैं लेकिन मूल कारण नहीं हो सकते हैं। ये आरंभिक स्थिति किसी भी चक्र के लिए हो उत्पन्न कर सकती है, लेकिन जो लंबे समय तक ये टिक नहीं पाते हैं। पीछे के जो 2 उच्चावचन या फ्लक्चुएशंस है, स्थायी या दीर्घकालीन उच्चावचन और चक्रीय उच्चावचन, ये व्यापार चक्रों को उत्पन्न करने के सबसे बड़े कारण बनते हैं, सबसे बड़े कारण होते हैं। अब हम
आगे बढ़ते हैं और व्यापार चक्रों के प्रकारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यापार चक्रों के प्रकार के बारे में यदि हम देखें, टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स के बारे में, तो बिजनेस साइकिल्स के टाइप्स जैसे मैंने इसमें लिखा है, लघु चक्र, प्रमुख चक्र, अति दीर्घकालीन चक्र, निर्माण चक्र, कुजनर चक्र और त्रिचक्र। इसे एम.एल. झिंगर ने भी अपने रूप में 5 भागों में विभाजित करके लिखा है और यहाँ पे मैं आपको 5 और एक और त्रिचक्र के बारे में एक और अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाव दिया गया था, जिसे शुम्पीटर का चक्र, त्रिचक्र भी कहते हैं। इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं लघु चक्र, शॉर्ट साइकिल्स, जैसे हम कहेंगे द शॉर्ट किचन साइकिल। किचन साइकिल का मतलब यहाँ पे है, ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जोसेफ किचन, जिन्होंने व्यापार चक्रों से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए थे और उन्होंने व्यापार चक्रों के लिए कितना समय अवधि होगी और किस प्रकार से ये चक्र काम करते हैं या किस प्रकार के चक्र हो सकते हैं अर्थव्यवस्था में, उनके बारे में बताया था। इसलिए लेकिन इनका जो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम पीरियड किचन के द्वारा निर्धारित किया गया था वो था 40 महीने, 40 मंथ्स। 40 मंथ्स का समय होता है लगभग, जिसके अंतर्गत प्रमुख चक्र अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होते रहते हैं। और जोसेफ किचन के अनुसार 3 चक्र, 2 या 3 चक्र होते हैं, 2 या 3 लघु चक्र होते हैं। किचन के नाम से हैं इसलिए किचन चक्र भी इनको कहते हैं। और ये छोटे, इनकी जो अवधि है वो छोटी होने के कारण इसे लघु चक्र नाम दिया गया है। दूसरा है प्रमुख चक्र या बड़े चक्र, मेजर साइकिल्स या लंबे चक्र, जो द लॉन्ग जगलर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी कि 1862 में फ्रांसिस अर्थशास्त्री क्लीमेंट जगलर ने अपनी उस पुस्तक में, जिसका नाम मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, डेस क्राइसिस कॉमर्सिलेक्स के अंतर्गत, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, उसमें तेजी, मंदी और आर्थिक संकट की आर्थिक घटनाओं का एक निश्चित क्रम दिया था और समुद्र की लहर की तरह गतिशील माना था। और इन चक्रों का जो समय इन्होंने जगलर ने दिया था वो 9.5 वर्ष और 6 महीने दीर्घकालीन चक्र के लिए जगलर ने समयावधि तय की थी। इसीलिए इसे प्रमुख चक्र या लंबे चक्र या फिर बड़े चक्र के रूप में जाना जाता है। यह जगलर चक्र भी कहलाता है और मेजर साइकिल भी कहलाता है और द लॉन्ग जगलर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अवधि 9.5 वर्ष की होती है। यह एक लंबी अवधि है। ये दीर्घकालीन चक्र के रूप में जानी जाती है। तीसरा जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, अति दीर्घकालीन चक्र। यह वेरी लॉन्ग रन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कॉन्ड्रसीफ या कॉन्ड्रटीफ के नाम से, स्पेलिंग इनकी है KONDRATIEFF। ये एक रशियन अर्थशास्त्री थे, रशियन इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम कॉन्ड्रटीफ भी लिखा जाता है, कॉन्ड्रसीफ भी लिखा जाता है कहीं पर। तो इनके नाम से यह साइकिल प्रसिद्ध है। 1950 में ND कॉन्ड्रटीफ ने, 1925 में रूसी अर्थशास्त्री ND कॉन्ड्रटीफ ने 50 वर्ष की अवधि के लिए अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ावों को देखा था और 50 वर्ष की बहुत लंबी अवधि को अर्थव्यवस्था में लंबे उतार चढ़ावों वाला माना था और इसे एक लंबा चक्र कहा
और यही चक्र अति दीर्घकालीन चक्र, वेरी लॉन्ग रन साइकिल के नाम से जाना जाता है। अर्थात इनका ये मानना था कि 50 वर्षों का एक चक्र होता है जो अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से, क्रमिक रूप से आता रहता है। यानी नियमित रूप से अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं और उनकी अवधि एक बहुत लंबी होती है और वो 50 साल की होती है। उसमें क्रमिकता बनी रहती है। जब वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं, फिर यानी हर चीज़, या चाहे रोजगार की स्थिति हो, चाहे प्राइसेस हो, चाहे आउटपुट हो, जब ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं, अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो ऊपर की ओर बढ़ती बढ़ती क्रमिक रूप से ऊपर जाती है और फिर धीरे जब नीचे की ओर आ रही होती है तो क्रमिक रूप से नीचे की ओर आ रही होती है। ऐसा अर्थशास्त्री कोनराड टीप 50 वर्ष की अवधि में मानते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है निर्माण चक्र, बिल्डिंग साइकिल्स। निर्माण चक्रों के बारे में ये कहा जाता है कि ये चक्र काफ़ी नियमित अवधि की प्रकृति के होते हैं। इनकी अवधि लगभग 18 वर्ष की होती है। अर्थव्यवस्था में होने वाले निर्माण कार्यों से संबंधित होने के कारण इन्हें निर्माण चक्र कहा जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक चलते जा रहे होते हैं और जब इनका अवधि शुरू होती है या कंस्ट्रक्शन वर्क की में तेज़ी आने लगती है तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ने लगती रहती है। और जब कंस्ट्रक्शन वर्क में मंदी आने लगती है तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जाती है। और इस जाने की अवधि 18 वर्ष की मानी है। और ये जो, चूंकि ये निर्माण से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, इसलिए इसका नाम निर्माण चक्र या कंस्ट्रक्शन वर्क है। और ये मुख्यतः बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसका प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉरेन और पियर्सन ने किया था। 1937 में उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका कंक्लूजन, इस बिल्डिंग साइकिल्स का कंक्लूजन छपा था, वर्ल्ड प्राइसेस एंड द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, जो 1937 में छपी थी। उसमें इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट है कुजनेट चक्र, जो साइमन कुजनेट्स, जो कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस चक्र का प्रतिपादन किया था। इसलिए इनके नाम से ये चक्र का नाम पड़ा। और उनके अनुसार वो कहते हैं सेकुलर स्विंग ऑफ 16 to 20 years which is so pronounced that it dwarfs the 7 to 11 years cycles into relative insignificance। ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में 18 वर्ष का एक साइकिल हो सकता है। चूंकि वो 16 से 22 का भी लिखते हैं, अपने एक जगह लिखते हैं कि वो 16 से 22 वर्ष का पीरियड भी हो सकता है, जो कि सेकुलर स्विंग का होता है। यानी कि एक लंबी अवधि का, स्थायी अवधि का, लंबी अवधि का एक चक्र हो सकता है जो 16 से 22 साल का हो सकता है। अमूमन ये 18 वर्ष का होता है। और 7 से 11 वर्ष की एक साइड की इसकी जो दूरी होती है, एक साइड की जो अवधि होती है, वो 7 से 11 वर्ष तक की हो सकती है, ऐसा साइमन कुजनेट्स कहते हैं। फिर है एंड में त्रिचक्र। त्रिचक्र शुम्पीटर ने के अनुसार बताया गया है। और शुम्पीटर कहते हैं कि किचन चक्र, जगलर चक्र और कुजनेट्स चक्र को मिलाकर यदि एक रूप दिया जाए तो ये एक त्रिचक्र बन जाएगा। और यही त्रिचक्र शुम्पीटर का त्रिचक्र कहलाता है। और शुम्पीटर का ये त्रिचक्र व्यापार चक्रों को भली भांति समझाने की प्रयास करता है। और व्यापार चक्रों के विभिन्न चरणों के बारे में भी शुम्पीटर इसी त्रिचक्र को लेकर व्याख्या करते हैं, जिसे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।